सुनहरी धूप की किरणें मार्बल के सफ़ेद फर्श से टकराईं तो फर्श की चिकनी शफाफ सतह कुछ और चमक गई थी। दीवार के पार लगे दरख्तों के कुछ पत्ते छत पर आ गिरे थे। अतिया ने झाड़ू पकड़कर पूरी छत की गंदगी और गिर्द समेट डाली थी। अब गुंदम के दानों को ढेर लगाए साफ कर रही थी। आतिका करीब ही एक फैशन मैगजीन की वर्कगर्दानी करने में मसरूफ थी। उसे अपने नए सूट के लिए मुनफरिद सी डिज़ाइन चाहिए थी। फाख्ता चारपाई पर औंधी लेटी मोबाइल पर अपनी सहेली से चैट करने में मसरूफ थी। करीब ही नानी कोंडी में कुटिया ब्रैकेट खारदार बूटी को कूट रही थी। उन्हें अपने घुटनों के दर्द के लिए कोई दवा बनानी थी। फाख्ती ए फाख्ती, नानी ने पास पड़ी कटकस से भरी तश्तरी फाख्ता की सिमत बढ़ाई थी। उसने मोबाइल स्क्रीन से नजरें हटाकर नानी की तरफ देखा था और इशारे से पूछी, क्या है नानी? ये कटकी को कूट जरा। वो हाथ चला चला कर हाँप रही थी। फाख्ता ने आंखें फैलाकर उस काली गिरहदार जड़ को देखा था और फिर मरे मरे लहजे में बोली, नानी ये तो बहुत सख्त है, इस पत्थर से जड़ को कैसे कूटूं? जैसे मैंने ये सब पीस कर प्याला भरा है। चल उठ जा, अभी कपूर कचरी ब्रैकेट खुशबूदार घास को भी पीसना है। नानी ने प्यार से उसे पुचकारा था। फाख्ता की आंखें मारे सदमे से कुछ और ही फैल गईं। नानी ये काहू ब्रैकेट बीज और काई फल ब्रैकेट दरख्तों की छाल के मिक्सचर से अगर कोई जहरीली दवा बन गई, मर गई आप तो, और मैं हरगिज़ भी आपको मरने नहीं देना चाहती, सो मेरी तरफ से साफ माजरत कबूल करें। उसने बहुत सोच समझकर जान छुड़वाने के लिए बहुत अच्छा जवाब ढूंढा था। शाबाश फाख्ती, शर्म से डूब मरो। बूढ़ी नानी अपने लिए दवा बना रही हैं और हकीम सलमान की आला नादिर देसी नुस्खे का इस्तेमाल कर रही हैं, और तुम सिर्फ मुशक्कत से बचने के लिए बहानेबाजी से काम ले रही हो। तुफ है तुम्हारे इस बेकार वजूद पे, जिसे शोकेस में सजा देना चाहिए। आतिका की तंजिया लफ्ज़ों ने फाख्ता को डंक मारा था। वो उछल कर बैठी। ज़बान संभाल के बात करो, बेकार होगी तुम खुद, और ना इतना जला करो। पहले ही रंगत माशाल्लाह खासी सफ़ेद है, जल जल के कुछ और सफ़ेद हो जाएगी। ये कपड़ों की डिज़ाइनिंग को गोली मारो और किसी क्रीम या देसी टोटके का इस्तेमाल करो, शायद रंगत में कुछ निखर जाए। और तुम सील की तरह अम्मा के सीने पे जो बोझ बन के बैठी हो ना, किसी खूंटे से बन जाओ। फाख्ता भी दो बद्दो हिसाब चुकता करती दोबारा तकिए पे सर डाले लेट गई थी। उठती है कि लगाऊं दो हाथ? उन्होंने सचमुच हाथ लगाने की तैयारी कर ली थी। फाख्ता स्प्रिंग की तरह से उछलकर फर्श पे आ बैठी। लाइए इधर। वो उनकी हिदायत के मुताबिक दवा पीसने में उनकी मदद करवाने लगी, मगर पथरीली जड़ों पर कोई भी ज़र्ब ठीक से नहीं पड़ रही थी। लेकिन नानी को ज़रा भी तरस नहीं आया। शाबाश, अगले घर भी जाना है, लड़कियों के सारे काम आने चाहिए। नानी खुशी खुशी हिदायत देने के साथ अगले घर के डरावे भी दे रही थी। फाख्ता के लबों पर जवाब बस मचलता ही रह गया था। वो कनखियों से नानी को देखने लगी जो उसके बहुत करीब ही बैठी थी। अब वो इतने करीब से थप्पड़ खाने का रिस्क तो नहीं ले सकती थी ना। चल उठ, हांडी चढ़ा, अभी अब्बास और अकीला आ जाएंगे। नानी ने आतिका को चारपाई पे फैलता देखकर घुरका। आज फाख्ती ने हांडी पकाना है, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं। वो साफ बहाना करके दुपट्टा मुंह पे लपेट कर लेट गई थी। फाख्ता ने बगैर बुरा माने गोया उन सबको वर्तय हैरत में डाल दिया। मैं सालन पका लूंगी नानी, डोंट वरी। फाख्ता के जवाब ने अत्या को भी हैरान कर दिया। वो कुछ मशकूक नज़रों से उसे देखने लगी। खैर तो है, आज तबीयत तो ठीक है जनाब की? आतिका ने भी आंख मुंह फाड़कर हैरानी से उसके चेहरे को देखा था। वो नानी की नज़र बचाकर गरीब फांकने में मसरूफ़ हो गई। अब मैं ऐसी भी भूवर नहीं हूँ, वो बुरा मान गई थी। ना बेटी, चूल्हा चौका कौन सा पहाड़ काटने के बराबर है। हम तो कच्चे सहनों में कटहगल ब्रैकेट भूसे और मट्टी का प्लास्टर भी खुद अपने हाथों से फेरा करते थे। तुम्हारे बाबा ने तो सहन में सारा पत्थर लगवा दिया, छत तक पे टाइलें सजा दी। अब तो इतनी सहूलतें और आसानियां हैं कि बस नहीं। बिजली की हांडियां ब्रैकेट ओवन, गैस के तंदूर, ठंडे पानी के लिए फ्रिज, कमरा ठंडा करने की मशीन,
हमारे ज़माने कितने सादा से थे। सारा वक्त ये बराबर के अहाते में दरख्तों की ठंडी छांव के नीचे गुजर जाता था। आस पड़ोस से सारी सहेलियां आ जाती थीं। फिर मिल बैठ के तंदूर तपा के रोटियां लगाई जाती। नूरा लस्सी उठा लाती, अचार, चटनी और तंदूर की रोटियां। नानी को माजी के भूले बसरे मंजर याद आने लगे। छत पर आने के बाद उनकी यादें ऐसी ही ताज़ा हो जाया करती थीं। ये बराबर वाला अहाता नानी का ही तो था। बरसों पहले वो सब ये जगह छोड़कर चौंगी नंबर 3 में अपना घर बनाने के बाद गांव छोड़ गए थे। मगर वक्त ने एक दफ़ा फिर उन्हें अपने असल की तरफ लौटा दिया था और वो यहाँ आकर एक दफ़ा फिर से जी उठी थीं। नानी, आज आपको तंदूरी रोटी खिलाऊंगी मैं। अतिया ने नानी की दिल की ख्वाहिश को ज़बान दी तो वो फौरन ही निहाल होटी। जीती रहो मेरी बेटी, अल्लाह जल्दी नसीब खोले इसके नानी, ये टुकड़ा भी तो लगाएं। पाकता की ज़बान पर खुजली होने लगी थी और अभी नानी के मुंह में जवाब मचल ही रहा था जब अब्बास गला खंखार के सीढ़ियां चढ़ाया था। वो अपने आने की पेशगी इत्तला लाजमी दिया करता था ताकि घर की मौजूद ख्वातीन संभल कर दुपट्टा सीधे कर लें। नानी को अब्बास की ये आदत बहुत पसंद थी, बल्कि नानी को तो अब्बास की हर आदत पसंद थी। सच तो ये था वो अकील से भी ज़्यादा नानी का लाडला हो चुका था। वो अपने कमरे में ज़रूरी सामान रखकर वापस सहन में चला आया। ऐसा तो कम ही होता था कि वो उनके दरमियान आके बैठ जाता। उसकी अपनी मसरूफियात ही बेहिसाब थीं। अब भी शायद किसी मिस्त्री से फ़ोन पे बात कर रहा था। नानी से रहा ना गया तो पूछने लगी। इधर जंगली फाख्ता अपनी चोंच तेज करने लगी थी। कुछ नया करने का इरादा है बेटा? फाख्ता के बोलने से पहले ही नानी ने सवाल दाग दिया। जी नानी, उसने अज़बात में सर हिलाया। पिछले साल जो प्लाट खरीदा था ना, बस्ती वालों ने उसे खोद खोद कर जौहड़ बना दिया है। अब बरसात के दिनों में सारा पानी उधर इकट्ठा हो जाता है। सूखने के बाद जगह जगह काई जम जाती है। इधर मैंने मिट्टी डलवा के सब्जी लगवा दी है। अरे ये तो बड़ा अच्छा काम किया है, ताज़ा सब्जी खाने को मिलेगी। नानी बेसाख्ता खुश हो गई। हाय, मैं भी देखने जाऊंगी। अब्बा ने तो सहन में ज़रा खाली जगह नहीं छोड़ी, वरना मैं मौसम की हर सब्जी लगाती। अत्या खुशी से निहाल हो गई थी। तो अब शौक पूरे कर लेना, फाख्ता ने तंजिया कहा था। मैं अभी ही सोच रहा था तुम अपनी चोंच जंगल में भूल आई हो क्या? अब्बास बगैर उसकी तरफ देखे मुस्कुराकर बोला। बस सोचते ही रहना, स्कूल की 4 दीवारी में बैठकर दुनिया सितारों में पहुंच गई है। फाख्ता भी चोट किए बगैर ना रह सकी। मुझे सितारों पे जाने का कोई शौक नहीं है, सितारे ऑलरेडी मेरी हथेली पे सजे हैं। उसके लबों पे जिच कर देने वाली मुस्कुराहट फैल चुकी थी। अतिया खिलखिला के हंस पड़ी। फाख्ती, चाय बना लाओ। फिर तो अगले 4 दिन तक चाय मिलना मुश्किल है, अब्बास ने ताज्जुब से कहा था। तो मैं दूध में नीला थूथा मिला कर दूंगी। उसने आवाज़ ज़रा धीमी कर ली थी ताकि नानी उसकी आवाज़ सुन न सके। सितमगर से और भला उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अब्बास ने आह भरी। सितमगर भला किसे कहा? वो फाड़ खाने को दौड़ी। मैं चला जाऊं क्या? चाय तो नहीं मिलेगी आज। फाख्ती से कहो ना, आतिका ने जान कर उसे उकसाया। उधर से तो जहर ही मिलेगा। वो ठंडी आह भर के उठ खड़ा हुआ था। नानी से उसके सूखे मुंह उठना देखा ना गया, फौरन नवासियों पे चढ़ दौड़ी। जमाने भर की निकम्मियाँ बैठी हैं यहाँ, उठती हो या लगाऊं 2-2 हाथ। नानी, आज तो फाख्ती चाय बनाएगी ना? आतिका भी ढीठ बनकर बोली। अब्बास जो उसे मना करना चाहता था, कुछ सोच कर खामोश हो गया। इधर फाख्ता भी धप धप करती उठकर नीचे चली गई। गुस्सा तो बला का आया था, मगर नानी के सामने कुछ फूट नहीं सकती थी। अब सारा गुस्सा चाय पे उतार कर हलवा प्लेट में निकाले जब ऊपर आई तो नानी ने खफगी से कहा, अब्बास सूजी का हलवा नहीं खाता? मैं तो खाती हूँ ना। उसने सबके हाथ में एहतियात से चाय के कप पकड़ाए थे। आखिर में अब्बास की सिमत प्याली बढ़ाई। अतिया ने नज़र बचाकर अपना कप अब्बास को थमाया और उसका कप खुद ले लिया। वो फाख्ता से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे खदशा था और उसके खदशे बेबुनियाद नहीं थे। पहला घोंट भरने पे उसका मुंह कड़वाहट से भर गया था। उसने बेदिली से कप पीढ़ी के नीचे खिसका दिया था। चाय पसंद आई किसी को? अब फाख्ता फर्दन फर्दन सबसे तारीफें बटोरने में तुली थी। लबों पे मुस्कुराहट मचल रही थी। अब्बास उसकी मुस्कुराहट के पसे मंजर खूब समझ रहा था।
अत्या के कप बदलने को भी देख चुका था, सो बड़े इत्मीनान से बोला, तुमसे अच्छी चाय कोई बना ही नहीं सकता। मेरे बस में होता तो तुम्हें कोई अवार्ड ज़रूर देता। बहरहाल इतनी मज़े की चाय पिलाने का शुक्रिया। उसने तारीफ ऊपर ही दिल से नहीं की थी। चाय वाकई खुशबूदार और बहुत अच्छी बनी थी, मगर फाख्ता के हलक में ये तारीफ फंस गई थी। तुम्हें भी चाय पसंद आई है? उसने हवन्नकपन से एक उल्टा सवाल जड़ दिया। अब्बास जो सीढ़ियां उतर रहा था एकदम गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। जाहिर है तुमने चाय बनाई ही अच्छी थी। उसने कमाल संजीदगी का मुजाहरा किया था। तुम सिर्फ जबान की कड़वी हो, हाथ में तुम्हारे बहुत मिठास है। वो मज़े से बोलता हुआ सीढ़ियां उतर गया, जबकि फाख्ता अपना समूह लेके रह गई थी। तुम बेटियों में हमेशा तफरीक करती हो और मुझे तुमसे हमेशा यही गिला रहा है। नानी सामने रखे कपड़ों को उठा उठा के पटक रही थी और ये उनके गुस्से का बड़ा मासूम सा इजहार हुआ करता था। जब गुस्सा आता तो पास रखी एक एक चीज़ की शामत आ जाती थी। हालांकि अभी ये सारे सूट वो हाथ फेर फेर के देख रही थी और उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक तीनों नवासियों के लिए एक एक सूट मुंतखब किया था, यानी हर कलर अपनी पसंद के मुताबिक चुना था। गुलाबी आतिका के लिए, फ़ैरोज़ी फाख्ता के लिए और काही अतिया के लिए। उन्होंने प्यार से एक दफ़ा फिर एक एक सूट को देखा था। ये कपड़े रात को अकील लेकर आया था। तीनों सूट नफीस और कीमती थे। नानी और नवासियों को बेहद पसंद आए थे, मगर तकसीम के वक्त नानी ने रंग अपनी मर्जी से तीनों के लिए पसंद किए थे, जिस पर उन तीनों को तो कोई एतराज़ नहीं था, मगर अम्मा ने सारी तरतीब अचानक आकर उलट दी थी। गुलाबी रंग अतिया पे सजता है, उसकी रंगत गंदमी है। आतिका हमेशा फ़ैरोज़ी रंग ही पसंद करती है, वैसे भी हल्का रंग है, हर एक पे सज जाता है। और काही रंग तो बना ही फाख्ती के लिए है। इसकी रंगत उजली है, गहरे रंग उसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। स्याही माहिल हल्का सब्ज रंग उसकी गुलाबी रंगत को और निखार देता है। अम्मा ने सूट उठाकर उसके हाथ में थमाए तो नानी बेगर बोले ना रह सकी। तुम हर दफ़ा बच्चों का दिल दुखाती हो। नानी ने आतिका और अतिया का फीका पड़ता रंग देखकर अम्मा को घुरका। शुरू से देखती आई हूँ तुम्हारी नाइंसाफियाँ। आतिका को गुलाबी रंग पसंद था, वो तुमने अतिया को पकड़ा दिया, और अतिया को काही पसंद था तो तुमने फाख्ता को थमा दिया। नानी ने ऐनक नाक पे चढ़ाकर बेटी को घूरा था। इसमें नाइंसाफी की क्या बात हुई अम्मा? जुज़बुज़ से होकर बोली थी अम्मा। जो चीज़ उनके लिए मुनासिब नहीं थी बस दे दी, बात ख़त्म। बात ख़त्म क्यों? नानी चमक कर बोली, अभी अकील को बुलाओ और वो खुद आगे बहनों के लिए जो सूट लाया है अपने हाथ से दे। नानी ने गोया फैसला सुना दिया था। अतिया ने बात बढ़ते देख बड़े स्वभाव से मुदाखलत की। नानी, अम्मा की पसंद हमारी पसंद है, रंग भी तो बुरे नहीं है। अतिया तुम चुप करो, मैंने जो कहा है वो उसूल के ऐन मुताबिक है। नानी ने मीठे लहजे में अपनी फर्मा बरदार नवासी को देखकर कहा। अपना हक हरगिज़ नहीं छोड़ती। उनका लहजा, उनका अंदाज बला का नासेहाना था। इधर मुज़ाकरात तवील होते देख फाख्ता से रहा नहीं किया था, इसीलिए कुछ गुस्से भरे लहजे में बोली, मेरी पसंद तो किसी ने पूछी ही नहीं, न किसी को मेरा ख्याल आया। पिछली दफ़ा भी नानी ने मेरे लिए जर्द शौक रंग का स्वेटर आतिका को पकड़ा दिया था। ये ऊनी शॉल और जो सर पे वेलवेट का मुफलर लपेटा हुआ है, ये तुमने तो भागकर उठाया था। अब सारा कुछ तुम्हारी पसंद का तो नहीं मिलना ना? नानी भी चमक कर बोली थी। फाख्ता इस मुंह तोड़ जवाब पे बड़बड़ा के रह गई थी, फिर पांव पटकती हुई बाहर निकल गई। मोट का सत्यानाश हो चुका था। वो पिछले सहन की तरफ आई तो सामने अब्बास को मोटर के साथ मसरूफ देख के मिजाज और भी बरहम हो गए। सुबह वो उसे सहेली के घर जाने पे झाड़ कर गया था, सो मोट का बिगड़ना लाजिम था। उसे उल्टे कदमों वापस पलटता देख अब्बास ने हल्की आवाज़ में उसे रोका था। फाख्ती, टूल्स बॉक्स में से स्क्रू ड्राइवर तो ला दो। वो शोल्डर उठाए जगह जगह से टूटे हुए मोटर के पाइप को टाके लगा रहा था। फाख्ती ने सुनकर भी अनसुनी का तासुर दिया और वहीं रखे मोड़े पर बैठकर केनू खाने लगी। केनू भी टोकरी में पड़े मिल गए थे, यकीनन नानी ने अपने लिए ताज़ा मंगवा के रखे थे। सुना नहीं तुमने? अब कि अब्बास ने गर्दन मोड़ के ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा था। नहीं सुना।
उसका इत्मीनान काबिल-ए-दीद था। वो कैनू छील छील कर खाती रही। अपने कानों की सफाई कराओ, कहो तो ये काम मैं करवा देता हूँ। अब्बास को खुद ही उठकर जाना पड़ा। वो वापस आया तो ये अभी तक सांप का मशगले में मसरूफ थी। आज तो लगता है बारिश होगी, फाख्ता ने आसमान पे बिखरते बादलों को देखकर ऐसे ही बात बढ़ाने की गरज से कहा था, गोया जताना मकसूद था कि उसने अब्बास की कोई बात सिरे से सुनी ही नहीं। क्या फ़ायदा बारिश के बरसने का, ये बारिश कौन सा दिलों के मैल कुचल साफ करती है। अब्बास ने ज़ेर लब बड़बड़ाते हुए कहा था। अब फाख्ता की समातें तो इधर ही लगी थी, फिर भला कैसे न सुन पाती। अब्बास ने फारिग होकर अपने मैले हाथ साबुन से रगड़ रगड़ के धोए थे। फिर वापस आके सारा सामान टूल्स बॉक्स में डाला और उसे समेट कर रखा। तभी उसके चेहरे पर आसमान से एक बूंद गिरी। लो आ गई बारिश। अभी कहाँ, फाख्ता ने मुंह बनाकर कहा। वैसे ये दिल की मैल की बात तुमने किसके लिए की है। उसका ध्यान बारिश में नहीं उसकी बात में अटका हुआ था। तुम्हारे लिए तो नहीं की तो फिर, उसने भुएं चढ़ाकर पूछा। अम्मा के लिए। फाख्ता का लहजा चुभता हुआ था। अब्बास ने फौरन कानों को हाथ लगाए। मेरी तौबा, जो मैं भड़ों के छत्ते में हाथ लगाऊं। अब्बास के लफ्ज अभी मुंह में ही दबे थे जब अम्मा जाली का दरवाज़ा खोल के बाहर आईं। अम्मा देख लें, अब्बास आपको भड़ों का छत्ता कह रहा है, उसने चीख कर अम्मा को बताया था। और अम्मा ने अपना मशहूर ज़माना डंडा उठाते लम्हा न लगाया। मगर ये अब्बास की खुशनसीबी थी जो लम्हों में अम्मा को घुमाकर भाग निकला। चाची, आपका निशाना अब ठीक नहीं रहा। जाते जाते भी वो उन्हें छेड़ने से बाज नहीं आया था। तू आ तो सही, रोटी पानी बंद है तेरा। नूरा से कौन कौन से गिले करता रहता है तू, मैं तुझे कच्चा पका के खिलाती हूँ। अम्मा का अजली जलाल औद आया था। माजी नूरा बला की कुटनी खातून थी, लगाई बुझाई में माहिर, अम्मा के कान भरने में पेश पेश रहती थी। और उनका बेटा तनवीर, वो तो एक नंबर का कमीना था। उसकी आग लगाने वाली आदत ने अकील और अब्बास को एक दूसरे से खासा दूर कर दिया था, वरना एक ज़माने में उन दोनों की आपस में खूब गाड़ी छनती थी। मगर जब से कॉलेज छूटे थे, अकील को ढंग की नौकरी मिली थी, तब से वो अब्बास से खींचा खींचा रहने लगा। रहने दे चाची, आपके गिले करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो भले वक्तों में भी आपको चूल्हे के करीब जाती नहीं देखा। पहले अल्लाह ने नानी को फरिश्ता बनाकर भेज दिया था, फिर अतिया ने चूल्हा संभाल लिया। मैंने आपके गिले क्या करने हैं। वो मुस्कुराता हुआ गेट खोलकर बाहर निकल गया था, जबकि अम्मा को जलने कुसलने का मौका दे गया। देख लिया अम्मा आपने, कैसे ज़बान चलती है इसकी, ज़रा लिहाज मुरवत नहीं है, इतनी बातें सुना गया है मुझे। अम्मा ने हमदर्दियाँ बटोरने के लिए नानी के कमरे का रुख किया था। अब क्या हुआ। नानी पुरानी कतरनों और धज्जियों का थैला खोले बैठी थी। इस मसरूफियत और इन्हमाक में खलल उन्हें भाया नहीं था। अब्बास की बकवास सुनी आपने, अम्मा ने खुद पर रंजीदा तारी करते हुए कहा था। वो अब्बास का बच्चा ज़बान चलाकर गया है मेरे सामने। आज तो रात को गेट नहीं खोलूंगी मैं। अम्मा ने अपने खतरनाक इरादों के मुतालिक नानी को खबरदार किया तो वो कतरनों के गम से निकलकर चौंक उठी। तेरा दिमाग तो ठीक है, क्यों गेट नहीं खोलेगी। ये उसके बाप दादा का घर है, मैंने तुझे जहेज में नहीं दिया था। नानी की कड़कदार लहजे में अम्मा को गड़बड़ाने पे मजबूर कर दिया। मगर बनवाया तो मैंने ना, मेरे शौहर की कमाई से बना है। अब उसके बाप का तो सिर्फ एक कच्चा कोठा था। अम्मा ने संभल कर जवाब दिया। माथे पे कई एक बल पड़ गए थे। तुम्हारा शौहर उसका सगा चाचा है, खबरदार जो बकवास की तो। नानी ने अम्मा को बुरी तरह झड़क दिया था। फाख्ता से अम्मा की पतली हालत देखी नहीं गई, तड़प कर बोली, नानी अम्मा ठीक कह रही हैं, आप क्यों उसकी बेजा हिमायत करती हैं। तू चुप करके अपना काम कर, कुछ खा ले या जाके सो। माँ ने सिर्फ 2 काम ही तो सिखाई हैं। नानी का गुस्सा तो उबल ही पड़ा था। 1000 मर्तबा समझाया है, जब बड़े बोल रहे हो तो बकवास नहीं करते बीच में। आप अम्मा की इंसल्ट ना किया करें, फाख्ता जुलबुलाकर बोली। लड़की, जबान संभाल के बात कर, मेरे साथ अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत नहीं है। नानी का अंदाज वार्निंग देने वाला था। वो पांव पटकती बाहर निकल गई। मुंह सुजा हुआ था, आंखें छलकने को बेताब। तब ही सामने से आता अकील उसे दिखाई नहीं दिया था। जोर का तसादुम हुआ था। अकील के हाथ से शॉपर गिर पड़े। क्या हुआ है, अकील ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं।
वो कतरा कर गुजर जाना चाहती थी जब अकील ने हाथ आगे करके उसे रोक लिया। खाला ने कुछ कहा है? वो नरमी से उसकी तासुरात का जायजा ले रहा था, गोया उसकी खफगी और गुस्से की वजह जानना चाह रहा था। नहीं। तो फिर नानी ने कुछ बोला है? हाँ, वो फाड़ खाने को दौड़ी। उफ फाख्ती, तुम भी ना। अकील झुंझुला कर रह गया था, फिर आके बढ़ती फाख्ता का हाथ पकड़ के बोला, अच्छा गुस्सा थूक कर आओ मेरे साथ। कहाँ? छत पे। उसने ऊंची आवाज में अतिया और आतिका को बुलाया। वो दोनों भी अपने अपने हुजरों से बाहर निकल आई थीं। अकील ने अतिया के हाथ में शॉपर पकड़ाया। ये प्लेटों में निकाल के ले आओ। क्या लाए हो? फाख्ता ने बेताबी से पूछा था। कुछ देर पहले वाली नाराजी भुलाए वो मुतजस्सिस सी शॉपर देखने लगी। समोसे, पकोड़े और जलेबी। वो बोलता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया था। आतिका और फाख्ता भी उसके पीछे ही भागी थी। अकील भाई रुकना जरा। वो सबसे ऊपर पहुंचा तो फाख्ता ने चीख कर उसे आगे जाने से रोका था। कुछ देर बाद वो उसका हाथ पकड़े सादगी से कह रही थी, अकील भाई आप बहुत अच्छे हैं। उसने दिल से मोहब्बत भरे अंदाज में कहा था। वो बहुत अच्छा था और उसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो अतिया और आतिका पर उसे फौकियत देता था। और अहमियत और तवज्जो किसे बुरी लगती है। अब मस्का नहीं चलेगा। अकील ने मुस्कुराकर उसके गाल थपथपाए। उसका मकसद तो पूरा हो चुका था। सामने मौजूद अहाते में भैंसों के साथ मसरूफ अब्बास ये मंजर देख चुका था। उसके अंदर जलन बढ़ाकर अकील फातिहाना सा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। खाला से लेकर फाख्ती तक तुम्हारी जगह किसी के दिल में नहीं, चाहे जितनी मर्जी खिदमतें कर लो। अकील ने कमीनी सी खुशी दिल में उतरती महसूस की थी और गुनगुनाते हुए अपने पलंग पर लेट गया था। जहन में तनवीर की बातें गर्दिश कर रही थीं। न जाने क्यों आंखों के शफाफ सतह पर नमी सी उभरने लगी थी। चाची के तल्ख रवैयों, फाख्ता के दिल जख्मी कर देने वाली बातें और अकील की बकवास सोचते हुए उसकी आंखों में नमी बढ़ती जा रही थी। आखिर रवैयों और रिश्तों में तब्दीली कहाँ से आना शुरू हुई थी? उसकी तल्ख सोचों ने करवट बदली तो बहुत से मंजर वाज़ेह हो चले थे। आज से चंद साल पहले भी चाची नरजिस का मिजाज रूखा और तुर्श ही हुआ करता था, मगर तब उनकी आंखों में बेजारी नहीं होती थी। वो अपनी बेटियों से लेकर अकील और अब्बास तक पे हाथ उठा लेती थी और उनकी मारे तन भी और शफकत भी नजर आती थी। मगर अब कुछ अरसे से उनका रवैया बिल्कुल भी बदल गया था। शायद जब चाचा ने वाज़े लफ्ज़ों में चाची से कहा था कि वो फाख्ता का रिश्ता अब्बास के साथ तय कर चुके हैं क्योंकि अब्बास इसी घर का बेटा था। शायद तब से ही चाची को अब्बास का वजूद खटकने लगा था। फाख्ता के लिए उनके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। वो उसे किसी ऊंचे घराने में ब्याहने का सोचती थी या फिर अकील की नौकरी के बाद उनके ख्यालात और सोच का रुख बदल गया था। जो भी था, अब्बास के लिए चाची के रवैये में बहुत तल्खी आ गई थी। अक्सर गुस्से में वो उसका सामान उठाकर बाहर फेंक देती थी, खुसूसन उस वक्त जब मासी नूरा के साथ चाची की तवील मीटिंग होती थी। तब तो उनका गुस्सा सवा नेज़े पे पहुंच जाता था। मासी नूरा कुछ अरसे से उनके घर बहुत आ रही थी और चाची से भी खूब दोस्ताना गांठ रखा था। कुछ अरसा पहले अकील और अब्बास की आपस में बहुत दोस्ती थी, मगर फिर अब्बास को यूं लगा था गोया अकील उससे खींचा खींचा रहने लगा था। उसके मिजाज में बदलाव देखकर अब्बास भी पीछे हट गया था। पहले पहल उनकी बोलचाल बंद हुई, फिर ताने तंज का सिलसिला शुरू हो गया। फिर मामला ऐसा बिगड़ा कि दोनों किसी भी छोटी सी बात पर हाथापाई पर उतर आते। यहाँ पर नरजिस की बेइंसाफी अब्बास को बहुत मुतनफ़्फ़र कर देती थी। वो अकील की बेजा हिमायत करती थी और उसे ही हमेशा कसूरवार ठहराती। खैर, चाची की बेइंसाफियों के क्या कहने, वो तो अपनी सगी बेटियों में तफरीक करने वालों में से थी और अब्बास का वजूद तो उन्हें पहले दिन से ही खटकता था। अब कुछ और भी खटकने लगा था। उस दिन भी चाची को अपने कमरे में तलाशी लेते देखकर अब्बास हैरान ही तो रह गया था। उन्होंने उसके तकियों के गिलाफ तक उतार रखे थे। फिर अब्बास को बेवक्त घर में देखकर बौखला गई थी। अब्बास चाची की हैरत पर इतना हैरान नहीं हुआ था जिस कदर फाख्ता को अपने पलंग के नीचे से निकलता देखकर हैरान बल्कि गुमसुम रह गया था। अम्मा, यहाँ तो कुछ भी नहीं, खामखा मुझे नीचे घुसाया है। वो कच्चे चोरों की तरह सबूत छोड़ने वाला हरगिज नहीं, फाख्ता ने हाथ झाड़कर पाटदार आवाज में कहा था और अम्मा के इशारा करने पे भी चुप ना हुई। मैं तो कहती हूँ अहाते से ही पता करवाते हैं, वो घर में कम ही रहता है।
ऐसी चीज़ें अहाते में ही रखता होगा। फाख्ता ने आवाज़ बुलंद अपनी ख्याल जाहिर किया था, जब अपनी पुश्त की तरफ से आती आवाज़ सुनकर बौखला उठी। कैसी चीज़ें? अब्बास ने हैरत पर काबू पाकर सादगी से पूछा था। तुम कब आए हो? चाची ने झाड़ पोंछ वाला कपड़ा उठाकर सोफे झाड़ने शुरू कर दिए थे। अभी आया हूँ, 2 मिनट पहले। आप क्या ढूंढ रही थी? वो तिपाई उठाकर पलटा और जेब में से बल्ब निकालकर होल्डर में लगाने लगा। मेरे कमरे का बल्ब लाए हो? फाख्ता ने चमक कर पूछा था। लाया हूँ, वो मुख्तसर बताकर 0 पावर की बल्ब को होल्डर में फंसाने लगा था। फिर चुपके से दरवाजे की तरफ बढ़ती चाची को देखकर बोला, चाची, आपने बताया नहीं क्या ढूंढ रही थी आप? वो अभी तक उनके अपने कमरे में आने की वजह जानने से कासिर था, क्योंकि चाची बहुत कम ऊपर आती थी। अगर वो खुद ही सोच लेता कि फाख्ता शायद कमरे की सफाई करने आई होगी, तब भी ये ख्याल गलत था। वो तो मरकर भी उसके कमरे में कदम न धरती, वो भी सफाई की गर्ज से। ऐसे काम अतिया और आतिका के जिम्मे थे। हाँ, कुछ नहीं। वो कुछ गड़बड़ाकर बाहर निकल गई थी और जाते जाते उन्हें फाख्ता को बुलाना याद नहीं रहा था। चाची को क्या हुआ है? उसने हैरत से पूछा। वो कुछ बोलते बोलते जबान दांतों तले दबाकर खामोश हो गई। क्या? अब के अब्बास कुछ मशकूक हुआ था। कुछ नहीं, उसने यहाँ से खिसक जाना ही मुनासिब समझा था, मगर अब्बास ने उसे एकदम रोक लिया। मेरे कमरे से आखिर क्या तलाश कर रही थी तुम? कुछ भी नहीं, वो साफ मुकर गई थी। तो फिर चाची यहाँ क्या कर रही थी? तकिए के गिलाफ उतार रही थी। तुम ना जाने क्या समझ रहे हो? फाख्ता ने भुन्ना कर कहा था और फिर धप धप करती नीचे चली आई। अम्मा सहन में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसे सीढ़ियों से उतरता देख लपक कर उसके करीब आई। उसे शक तो नहीं हुआ? बहुत कमीना है वो, कुरेद कुरेद की पूछ रहा था। फाख्ता ने लापरवाही से बताया। तुमने बताया तो नहीं? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। इतना अहमक समझ रखा है मुझे? कुछ कम अहमक भी नहीं हो। अम्मा मुतमईन सी होकर चारपाई पे बैठ गई थी। फाख्ता भी उनके करीब आकर बैठ गई थी। अतिया ने किचन से निकलकर गाजरों के ढेर को उसके सामने रखा और बोली, इनको छील दो, मुझे अभी चढ़ानी है चूल्हे पर। प्लीज़, मुझसे नहीं होगा। वो रो देने को थी, तभी अब्बास भी नीचे चला आया था। अम्मा ने उसे देखकर दुपट्टा मुंह पर कर लिया और करवट भी बदल ली। अब्बास बाहर जाने से पहले कुछ देर के लिए उनके पास रुका था, फिर एक सुर्ख गाजर उठाकर अम्मा की तरफ जरा सा झुकते हुए बोला, चाची, मुझे आज तक किसी ने लव लेटर नहीं लिखा, सो ऐसी कोई चीज़ मेरे कमरे के किसी कोने से आपको हरगिज़ नहीं मिलेगी। सो इस मुशक्क़त में वक्त ज़ाय मत कीजिए। उसके लबों पर एक शरारती मुस्कुराहट चमक रही थी। इधर अम्मा ने जूती उठाते देर नहीं लगाई। और अगर मैं किसी को खत लिखूंगा तो आपकी इजाज़त से ही लिखूंगा, वरना तो मेरी ज़िंदगी के कोई आसार नज़र नहीं आएंगे। आखिर खत लिखकर यहीं किसी न किसी मुंडेर पे जो रखना है। फाख्ता को एक गहरी नज़र से देखता वो अम्मा दूसरी जूती उठाने से पहले ही भाग निकला था, जबकि अम्मा ज़ेरे लब बड़बड़ाती एक दफ़ा फिर चारपाई पे लेट गई थी। ख्वाब देखो इस नशई का, भला ये इस काबिल है जो इसे घर का दामाद बनाऊं? अम्मा के जहरीले अल्फाज ने किचन की खिड़की में से झांकती अतिया को साकित कर दिया था। नशई? वो हैरत ज़दा सी अम्मा का टुकुर टुकुर चेहरा देखने लगी थी। ये बरसात की डोंगरी नुमा बारिश थी। अभी मीना जोर से बरसता और अभी मतला साफ। सूरज चमक उठता था और बादल छट जाते थे। आज सुबह भी अम्मी का पारा हमेशा की तरह चढ़ा हुआ था। वो बात बेबात आतिका और अतिया को झिड़क रही थी। नानी से भी लड़ाई हो चुकी थी। इन दिनों अम्मा को अब्बास पर शदीद गुस्सा था। उनका बस नहीं चल रहा था, वरना हमेशा के लिए अब्बास को घर से निकाल देती। माजी नूरा के वही सुबह शाम के फेरे थे। न जाने उन्होंने अम्मा के कान में ऐसा क्या इस्म फूंका था। अम्मा तो बस अब्बास को काट खाने को दौड़ रही थी। जहाँ भी नजर आता बस तकरार शुरू। घर का माहौल इन दिनों सचमुच बहुत अफसुर्दा था। और इसी अफसुर्दा सी एक सुबह मामू और मामी चले आए थे, कदरे पेशमान और शर्मिंदा से। मामी ने नानी के पैर पकड़कर रो रो के माफ़ी मांगी थी। अपने गलत रवैयों और बदसलूकी पर उन्होंने आंसू बहाए थे। मामू भी गमगीन थे और उदास थे। सदा की नरम दिल नानी का दिल पसीज गया। उन्होंने फौरन ही बेटे और बहू को माफ़ कर दिया। वो नानी को लेने आए थे, मगर नानी ने माजरत कर ली थी।
वो ये घर छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। वैसे भी शहर के माहौल में अब उनका दिल लगने वाला नहीं था। मगर असल फसाद अब शुरू हुआ जब मामी के इसरार पर नानी ने चंद दिनों के लिए शहर जाने का फैसला किया था। अम्मा सबके सामने तो खामोश नहीं थी, मगर तन्हाई पाते ही भड़क उठी। उन्होंने नानी को बेभावगी सुनाई थी। खबरदार, जो आप उस कटनी के साथ गई तो देखे अम्मा, ये बगैर मकसद का नहीं आई। इतने साल आपकी खबर नहीं ली, घर से बेघर कर दिया। अब जो अकेली की नौकरी का पता चला तो पुरानी मोहब्बतें याद आ गईं। मैं आपको हरगिज जाने नहीं दूंगी। अम्मा ने अपना फैसला सुना दिया था। नानी बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई थी। एक तरफ बेटा बहू तो दूसरी तरफ बेटी। इधर अम्मा की समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे मामू और मामी को चलता करें। ऐसे आड़े वक्तों में हमेशा फाख्ता ही उनके काम आती थी। आप फिक्र ना करें अम्मा, आप देखती रहना मैं करती क्या हूँ। उसने मैदान में कूद पड़ने का फैसला किया। बचपन से लेकर अब तक वो हमेशा अम्मा की ढाल बनती आई थी। पहले अब्बा की एक कज़िन उनके पड़ोस में रहती थी। सुनने में आया था वो अब्बा से एक ज़माने में खासी उनसियत रखती थी। अम्मा को जब खबर हुई अब्बा की उनसे निस्बत भी रह चुकी है, तब अम्मा ने अपने दिल में उनके लिए कीना पाल लिया था। वो जब तक उनके पड़ोस में रही थी, फाख्ता ने उनका जीना दोभर कर दिया था। अम्मा आदतन उसे ही आगे कर देती थी। जाओ छत पे खड़े होकर समीना से कहो, अब वक्त गुजर गया है, ओछी हरकतों से बाज आ जाओ। अम्मा का पढ़ाया सबक वो मनो आन दोहरा देती थी। इधर अम्मा उसे जी भर के प्यार करती, 5-10 रुपए पकड़ा देती थी। आखिर वो उनकी हर बात मानती जो थी। फाख्ता फितरतन निडर और पुरएतमाद थी, जबकि आतिका और अतिया कमगू और बामुरवत किस्म की लड़कियां थीं। अम्मा अगर डंडा उठाकर भी कोई बात मनवाना चाहती तो ये दोनों हरगिज नहीं मानती थी। अलबत्ता फाख्ता अम्मा से भरपूर तवज्जो, अहमियत और प्यार हासिल करने के चक्कर में उनके जायज़ सारी बातों पर सर तस्लीम खम कर देती थी। अतिया को याद था जब अब्बा कोयत जाने के लिए मान नहीं रहे थे, तब अम्मा ने फाख्ता को खूब सिखा पढ़ाकर अब्बा के सामने जा खड़ा किया था और फाख्ता ने रो रो के अब्बा को बाहर भेजने पर तैयार कर ही लिया था। फाख्ता का शुमार ऐसे ही बच्चों में होता था जो उंगली पकड़कर अंधाधुंध चलने लगते हैं, जबकि अतिया और आतिका फितरतन तौर पे उन बच्चों में से थी जो जहनी तौर पर उम्र से पहले समझदार और बाशऊर हो जाते हैं, जिन्हें अच्छाई या बुराई में तमीज़ और फ़र्क का वाज़ेह पता चलता है, जो गलत को गलत समझने के लिए किसी की निशानदेही या समझाने की मुंतज़िर नहीं रहते। नरजिस शुरू से ही दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर गोली चलाती आई थी। पहले ससुर से कुछ मनवाना होता तो शौहर को आगे कर देती थी, फिर बेटियां पैदा हुई तो उनको जरिया बना लिया। अतिया और आतिका तो कम ही कम उनकी हत्या चढ़ती थी, ताहम फाख्ता उनकी हर बात पर ईमान ले आती थी। जब उन्होंने देखा कि नानी सचमुच बेटे बहू के साथ जाने के लिए तैयार हो गई हैं, तब उन्होंने हमेशा की तरह फाख्ता को आगे कर दिया था और खुद खामोशी से एक कमरे में घुस गई थी। फाख्ता ने अगले पिछले सारे ताने तिश्ने और शिकवे शिकायत के रजिस्टर खोलने के बाद इत्मीनान से हाथ झाड़ते हुए कहा, नानी से अब कौन सा फ़ायदा हासिल करना है। पहले उन्हें धक्के देकर घर से निकाला, उन्हें जलील किया, बेघर किया और अब नेक परवीन बनकर उन्हें लेने चली आई हैं। सारी मक्कारी जानती हूँ मैं। यकीनन अपने नसीमा को अकील भाई के खोटे से बांधना चाह रही हैं आप, मगर अफसोस आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। आप यहाँ से जा सकती हैं।